दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी पे। मैं राहुल कुमार एक बार आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी पे। जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा होगा कि ये फिजिक्स का लेक्चर नंबर 4 यानी फिजिक्स की मिक्स प्रैक्टिस क्लास होने वाली है, जिसमें अपन फिजिक्स का प्रैक्टिस सेट 4 करेंगे, जिसमें अपन ऐसे ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो कि अन्य एग्जामों के साथ साथ BSF और नेवी के लिए खासकर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि मैं वही क्वेश्चन करवाता हूँ आपको जो PYQ क्वेश्चन होते हैं, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं। या तो PYQ क्वेश्चन होंगे वो, या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों के हिसाब से मैं अपने मन हिसाब से क्वेश्चन लेता हूँ कि जो एग्ज़ाम में ज़रूर फंसते हैं क्वेश्चन है। आपको भरोसा ना हो तो आप NDA की एग्ज़ाम के जो मैंने लेक्चर्स बनाए हैं उन लेक्चर्स को देखना, और NDA के जो क्वेश्चन आए थे इस बार 2022 में उन क्वेश्चन को मिला के देखना फिजिक्स में, वो डिट्टो आए थे। तो इसलिए आप बिना टाइम वेस्ट के स्क्रीन पे देखे, उससे पहले मैं आपको एक ज़रूरी सूचना दे देता हूं कि एक बार आप दबा के वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, और वीडियो के एंड में बताना है कि आपको कमेंट करके वीडियो आपको कैसी लगी, आपके कितने राइट होते हैं क्वेश्चन, आपके कितने रॉन्ग होते हैं। अपन बिना टाइम वेस्ट किए चलो स्क्रीन पर चलते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन अपना स्क्रीन पे है, मोस्ट इंपोर्टेंट PYQ। एक सरल लोलक का आवर्तकाल यदि दोगुना हो जाएगा तब उसकी प्रभावी लंबी, यानी आपको ऐसे बोल रहा है कि जो आवर्तकाल है उसका मान दोगुना कर दिया जाए तो उसकी लेंथ होगी, उसका मान क्या होगा। सबसे पहले आपका जो फॉर्मूला होता है आवर्तकाल का वो होता है T=2π√L/g। यह होता है T समानुपाती किसके होता है, प्रभावी लंबाई के √L के। तो इसका वर्क करेंगे तो T² समानुपाती किसके होगा, L के। इसको इक्वेशन फर्स्ट दे देते हैं, T² समानुपाती L। इसको इक्वेशन, आवर्तकाल को दो गुना करना है तो आवर्तकाल का मान कितना है 2, 2 का स्क्वायर कितना 4, तो 4 बराबर किसके हो जाएगा L। जो प्रभावी लंबाई होगी वो 4 गुनी हो जाएगी। कितनी, 4 गुनी। क्यों, क्योंकि आवर्तकाल 2 गुना है, 2 गुने का स्क्वायर करेंगे 4 गुना, तो प्रभावी लंबाई कितनी हो जाएगी 4 गुनी। तो इसका राइट आंसर B हो जाएगा। A रोंग हो जाएगा, C रोंग हो जाएगा, D रोंग हो जाएगा। जो इसका राइट आंसर होगा वो क्या आ जाएगा, B हो जाएगा। आपको इस फॉर्मूले को नोट करना है, T π√L/g। इससे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं T समानुपाती √L से एक तो बनता है, और एक T समानुपाती 1/√g से बनता है। इन दोनों से मोस्ट इंपोर्टेंट अनुपात वाले क्वेश्चन बनते हैं। इनसे न्यूमेरिकल नहीं आते, अनुपात वाले क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि किसी सरल लोलक की लंबाई को सबसे पहले टाइम पीरियड और लेंथ में समानुपाती का संबंध होता है। यदि लंबाई को अपन क्या करते 4 गुना, यदि लंबाई को अपन क्या करते, लंबाई 4 गुनी है, लंबाई कितनी है 4 गुनी है, तो उस दोलन की क्या होगी, आवृत्ति क्या होगी। सबसे पहले टाइम पीरियड कितना होगा, √4 का कितना हो जाएगा 2, यानी टाइम पीरियड जो होगा आवर्तकाल जो होगा वो कितना होगा 2, क्योंकि T समानुपाती √L के, √L की वैल्यू कितनी है 4, 4 का √2, तो टाइम पीरियड की वैल्यू कितनी है 2। अब टाइम पीरियड की वैल्यू 2 आ गई। अपन जानते हैं कि जो आवर्तकाल बराबर होता है वो किसके होता है, 1/फ्रीक्वेंसी, यानी 1/आवृत्ति के बराबर होता है। F से या फिर नीटा से शो करते हैं। तो आवर्तकाल अपन को क्या निकालना है, आवृत्ति निकालनी है, तो आवृत्ति की वैल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगी 1/आवर्तकाल। तो 1/आवर्तकाल की वैल्यू 2, तो क्या हो जाएगा, आवृत्ति जो होगी वो आधी हो जाएगी। आवृत्ति जो होती है ना वो आवर्तकाल का व्युत्क्रम होती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा B, जो आधी हो जाएगी। C रोंग हो जाएगा, D रोंग हो जाएगा। आपको याद रखना है इसका मान क्या हो जाएगा, आधी हो जाएगी। क्यों, क्योंकि T बराबर क्या होता है 1/आवृत्ति यानी N होता है, आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अनुप्रस्थ एवं अनुदैर्ध्य तरंग का निर्धारण किस आधार पर होता है, ध्रुवण के आधार पर, व्यतिकरण के आधार पर, संपीड़न के आधार पर, या फिर नन ऑफ दिस। आपको बता दूं एक तो अनुप्रस्थ तरंगे होती है, एक अनुदैर्ध्य तरंगे होती है। सबसे पहले अनुदैर्ध्य तरंगे होती है जो वायु में तरंगे होती है, उन्हें अनुदैर्ध्य कहा जाता है। जो अनुप्रस्थ तरंगे होती है, ये इन दोनों में जो संबंध होता है वो एग्जाम में मोस्ट बार पूछा जाता है। तो जो इनका निर्धारण होता है, सबसे पहले मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है। तो इनका निर्धारण होता है ना वो ध्रुवण के आधार पर किया जाता है। किसके आधार पर, ध्रुवण के आधार पर। जो अपना ए ऑप्शन दिख रहा है अपने को, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। B रोंग हो जाएगा, C रोंग हो जाएगा, D रोंग हो जाएगा। किसके आधार पर होता है, ध्रुवण के आधार पर होता है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ध्रुवण के आधार पर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आयाम एक प्रकार की कैसी राशि होती है, आपको बताना है कि जो आयाम होती है वह एक प्रकार की कैसी राशि होती है। वेक्टर क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है, दोनों होती है, फिर नन ऑफ दिस। आपको बता दो जो आयाम होता है, एम्पलीट्यूड होता है, वो एक प्रकार की वेक्टर क्वांटिटी होती है। क्या होती है, एक प्रकार की वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो इसका मान क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, सदिश राशि होती है। B रोंग हो जाएगा, C रोंग हो जाएगा, D रोंग हो जाएगा। क्या होती है, एक प्रकार की सदिश राशि होती है। आपको याद रखना है एक प्रकार की सदिश राशि होती है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे है। थोड़ा अपन स्पीड से चल रहे हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन है इनमें टाइम ज़्यादा नहीं लेना, क्योंकि एग्जाम में अपनी ज़्यादा से मोस्ट इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा चीज़ जो चाहिए वो क्या होती है, स्पीड। तो स्पीड मेंटेन करनी है आपको, है ना। स्पीड क्या करनी है, मेंटेन करनी है। थोड़ा इसमें मिस प्रिंटिंग कर दिया गया है।
दोनों सिरों पर खुले ऑर्गन पाइप उत्पन्न करते हैं। दोनों सिरों पर जो खुले ऑर्गन पाइप होते हैं वो क्या उत्पन्न करते हैं, थोड़ा इसमें क्या होता है, सम सन्नादि करते हैं, विषम सन्नादि करते हैं, सम तथा विषम सभी सन्नादि करते हैं, देन नन ऑफ दिस। आपको बता दूं कि जो दोनों सिरों से जो खुला ऑर्गन पाइप होता है वो क्या करते हैं, दोनों सिरों से जो खुला ऑर्गन पाइप होता है वो सम और विषम दोनों सन्नादि उत्पन्न करते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ए रोंग हो जाएगा, बी रोंग हो जाएगा, डी रोंग हो जाएगा। जो इसका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। सम तथा विषम सन्नादि दोनों करते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे है, उष्मागतिकी का प्रथम नियम। सबसे पहले बताता हूँ कि उष्मागतिकी से एक क्वेश्चन 100% आता है टेम्परेचर से रिलेटेड। उष्मागतिकी का जो शून्यांक नियम होता है वो किससे नियम पालना करते, किससे संबंधित आपको इसे बताना है। ये ताप से, शीतलन से आदि से संबंधित होता है, टेम्परेचर से संबंधित होता है उष्मागतिकी का जीरोथ लॉ, यानी उष्मागतिकी का शून्यांकीय नियम। और जो उष्मागतिकी का प्रथम नियम होता है वो किससे संबंधित होता है, वो आपको याद रखना है, एनर्जी कंजर्वेशन से संबंधित होता है। तो आपको याद रखना है जो थर्मोडाइनेमिक होती है, जो उसमें जीरोथ लॉ होता है वो तो किससे, टेम्परेचर से रिलेटेड होता है। और जो इसका फर्स्ट लॉ होता है थर्मोडाइनेमिक का वो किससे, एनर्जी कंजर्वेशन से रिलेटेड होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, एनर्जी कंजर्वेशन से। बी रोंग हो जाएगा क्योंकि ये मोमेंटम कंजर्वेशन दे रखा है। सी रोंग हो जाएगा, डी रोंग हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक आपको मैं इसे बताता हूँ कि जो क्या बोलते हैं इसको, उष्मागतिकी होता है थर्मोडाइनेमिक, उसमें से एक क्वेश्चन हो रहा था कि जैसे एक कोई बंद कमरा है, ये बंद कमरा है, इसमें कोई फ्रीज रखा है। यदि फ्रीज का आप गेट खोल देते हो, फ्रीज चल रहा है, फ्रीज का गेट खोल देते हो और बंद कमरे में है, तो फ्रीज का गेट खोल दोगे तो बंद कमरे में जो कमरे का ताप होगा वो बढ़ेगा, घटेगा या फिर अपरिवर्तित रहेगा, या फिर नन ऑफ दीज आपको ऑप्शन से दे दिया हुआ आते हैं। ये नेवी का PY की क्वेश्चन है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपको बता दूँ कि जो फ्रीज होता है वो क्या करता है कि अंदर तो क्या रहता है, ठंड बनाए रखता है, बाहर की तरफ गर्मी फेंकता है, बाहर की तरफ ऊर्जा फेंकता है। तो इसलिए कमरे का ताप जो होगा बढ़ेगा। आपको याद रखना है, फ्रीज को किसी बंद कमरे में रखने पर कमरे का ताप बढ़ता है। अगला क्वेश्चन क्या है उससे पहले बता दूं मैं आपको, जो पृष्ठ तनाव होता है उसकी उत्पत्ति का कारण होता है ससंजक बल। पीछे लिखा हुआ था वो ऐसे क्वेश्चन था, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। जो सरफेस टेंशन होता है जो उसकी उत्पत्ति का कारण क्या होता है, सहसंजक बल। क्या होता है, सहसंजक बल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सहसंजक बल। अगला क्वेश्चन क्या है, अनुनाद की स्थिति में धारा व वोल्टेज के मध्य कालांतर क्या होता है। सबसे पहले अनुनाद की स्थिति बताता हूँ मैं। सबसे पहले अनुनाद की स्थिति में होता है एक्सएल बराबर एक्ससी। जो एक्सएल का मान होता है वो होता है ओमेगा एल, और जो एक्ससी का मान होता है वो होता है 1/ओमेगा सी। एक्सएल होता है धारतीय प्रेरणीय प्रतिघात और एक्ससी होता है धारतीय प्रतिघात। इसमें कुंडली होती है, इसमें संधारित्र होता है, आपको याद रखना है। तो आप एक्सएल बराबर एक्ससी करोगे, यदि आप ओमेगा एल बराबर 1/ओमेगा सी करोगे तो ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या होगा, 1/LC। तो ओमेगा को क्या लिख सकते हैं, 2πf, यानी 4π स्क्वायर एफ स्क्वायर बराबर 1/LC। यहाँ से फ्रिक्वेंसी की वैल्यू निकालोगे तो वो आएगी F = 1/2π√LC। इसको आपको नोट करना है, ये डायरेक्ट पूछी जाती है। कैसे पूछी जाती है कि F बराबर समानुपाती किसके हो जाएगा, 1/√LC के। आपको क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ आता है एग्जाम में, जैसे 1/√LC की वीमा क्या होगी, 1/√LC की वीमा क्या होगी। ये फ्रीक्वेंसी के बराबर है, फ्रीक्वेंसी की अपन वीमा जानते हैं कि T इनवर्स होती है। तो इसका राइट आंसर T इनवर्स हो जाएगा। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। जो अपनी स्क्रीन पे क्वेश्चन था वो क्या था, अनुनाद की स्थिति में धारा व वोल्टेज के मध्य कालांतर क्या होता है। जो अनुनाद की स्थिति होती है वो प्रतिरोध वाले की तरह कार्य करती है, प्रतिरोध वाले परिपथ की तरह। तो उसमें धारा व वोल्टेज के मध्य जो कालांतर होता है वो शून्य होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अनंत नहीं होता है, डी नहीं होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ट्रांसफॉर्मर में अपरिवर्तित यानी नो चेंज रहने वाली राशि कौन सी है। आपको बता दूं, ट्रांसफॉर्मर ये अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसमें ये क्या करता है, धारा वोल्टेज के मान को कम या फिर ज़्यादा करता है। जो इसमें अपरिवर्तित राशि होती है वो धारा होती है, वोल्टेज होती है, दोनों होती है, नन ऑफ दिस। आपको बता दूं, एक ट्रांसफॉर्मर होता है ना वो ऐसे होता है। ट्रांसफॉर्मर में 2 कुंडलियाँ होती है, ऐसे 2 कुंडलियाँ होती है और बीच में क्रोड होती है, प्रचलित क्रोड होती है। तो आपको बता दूँ ये किसके, जो इसमें अपरिवर्तित राशि होती है वो धारा होती है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे, ये भी PYQ क्वेश्चन है। वर्षा की बूंद का गोलाकार सूर्य उदय से सूर्य का पहले दिखना है, ऐसे सूर्यास्त के बाद में दिखना है, ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। लेकिन वर्षा का बूंद का जो गोलाकार आकृति का जो कारण होता है ना वो आपको पता होना चाहिए, वो होता है सरफेस टेंशन। क्या होता है, सरफेस टेंशन। पृष्ठ तनाव, पृष्ठ तनाव का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फोर्स अपॉन लेंथ, एकांक लंबाई पर लगने वाला बल। ये क्या होता है, पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव की विमा बोलेंगे तो M1 L1 T-2 तो फोर्स की होती है, और नीचे L1 से L1 चला जाएगा, M1
L0 T-2 होगी, वो किसकी होगी, पृष्ठ तनाव की विमा होगी। तो आपको बता दूं जो वर्षा की बूंद का जो गोलाकार होता है कारण, उसका जो गोलाकार होने का कारण होता है वो होता है सरफेस टेंशन। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। आयतन वॉल्यूम नहीं होगा, संवेग मोमेंटम नहीं होगा, डी आवेग इम्पल्स नहीं होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जो आकाश का नीला रंग किसके कारण दिखाई देता है, जो आकाश होता है, स्काई होता है, उसका जो ब्लू रंग होता है वो किसके कारण दिखाई देता है, आपको पता होना चाहिए। आकाश का रंग सूर्य उदय होने से पहले, बाद तक सूर्य का दिखना, सूर्यास्त से बाद में दिखना, ऐसे वाले जो क्वेश्चन होते हैं, सिक्के का ऊपर तैरना, ऐसे वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो एग्जाम में ज़्यादा टारगेट करने के चांस रहते हैं। तो आकाश का नीला रंग दिखाई किसके कारण देता है, अपवर्तन के कारण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, दोनों के कारण, नन ऑफ दिस। आपको बता दूं जो आकाश का नीला रंग दिखाई देता है वो किसके कारण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण दिखाई देता है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ए रोंग हो जाएगा, सी रोंग हो जाएगा, डी रोंग हो जाएगा। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। मृगमरीचिका का भी कारण यही है, रेगिस्तान में मृगमरीचिका होती है, उसका कारण भी यही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अधिकतम परास व ऊंचाई में संबंध क्या है। सबसे पहले अधिकतम परास व ऊंचाई में संबंध क्या होता है। जो आर होता है रेंज यानी परास का फॉर्मूला होता है वो होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में क्या होता है, जी होता है। इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी। और जो एच हाइट होती है उसका जो होता है वो होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या होता है, 2g होता है। ये इक्वेशन 2 हो जाएगी। अब आपको यदि आर मैक्सिमम करना है तो थीटा की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी, 45 डिग्री। क्या रखनी पड़ेगी, 45। इसमें भी 45। ये तो 90 हो जाएगा, तो यू स्क्वायर अपॉन में जी आएगा। सबसे पहले आर में रखते हैं। तो जो आर मैक्सिमम होगा वो तो क्या होगा, यू स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा। और जो एच मैक्सिमम होगा वो क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर अपॉन में 2g तो था ही, और साइन 45 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/√2, और इसका स्क्वायर 1/2, यानी यू स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा, 4g हो जाएगा। इन दोनों का अनुपात निकालेंगे तो आर मैक्सिमम अपॉन में एच मैक्सिमम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इन दोनों का अनुपात निकालेंगे तो यहाँ पर 1/4 बचेगा। यहाँ पर क्या बचेगा, 4/1 बचेगा। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, 4h। तो आर मैक्सिमम बराबर क्या हो जाएगा, 4h। तो ये होता है संबंध, आपको ये नोट करना। आर मैक्सिमम बराबर क्या होता है, 4h होता है। इसको आपको नोट करना है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, यह सोल्व करने वाला था इसलिए मैंने आपको इसको सोल्व करके बताया है। आर मैक्सिमम जो होगा वो क्या होगा, 4h मैक्सिमम होगा। इसको आपको नोट करना है। और जब ये ऐसी आपको चीज़ें दी हुई हो उसमें जो थीटा की वैल्यू लेते हैं वो अपन 45 डिग्री लेते हैं। और जब आर बराबर एच रेंज परास के रेंज अधिकतम ऊंचाई के बराबर हो तो उसमें थीटा की वैल्यू लेते हैं वो 76 डिग्री लेते हैं। आपको याद रखना है 76 डिग्री। ये भी एग्जाम का डायरेक्ट क्वेश्चन है कि यदि रेंज अधिकतम ऊंचाई के बराबर हो तो जो उसका थीटा का मान लेते हैं वो कितना लेते हैं, 76 डिग्री लेते हैं। कैसे, थीटा बराबर इसमें लेते हैं tan इनवर्स 4। किस क्या लेते हैं, tan इनवर्स 4। और tan इनवर्स 4 लेते हैं जिसका मान होता है 76 डिग्री। आपको डायरेक्ट याद रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अनुदैर्ध्य तरंगे किस माध्यम में उत्पन्न होती है। आपको बताना है कि जो अनुदैर्ध्य तरंगे होती है वो किस माध्यम में उत्पन्न होती है, सॉलिड में, लिक्विड में, सभी ऑल मीडियम्स में, या फिर नन ऑफ दिस। आपको बता दूं जो अनुदैर्ध्य तरंगे होती है या तो लॉन्गिट्यूडनल होती है, जैसे अनुदैर्ध्य तरंगे होती है वो क्या होती है, एक प्रकार की सभी माध्यम में उपलब्ध होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे है। घड़ी में चाबी भरने पर कौन सी ऊर्जा संचित होती है। आपको पता होना चाहिए घड़ी में जो चाबी भरती है उसमें पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, स्थित होती है, क्या होती है, संचित होती है। तो इसका राइट आंसर पोटेंशियल एनर्जी। बैटरी में प्रयुक्त सूखे सेल में ऊर्जा संचित होती है। अगला क्वेश्चन क्या है, जो बैटरी होती है उसमें जो प्रयुक्त सूखा सेल होता है उसमें जो ऊर्जा होती है संचित, वो क्या रहती है, रासायनिक ऊर्जा के रूप में होती है। क्या होती है, रासायनिक ऊर्जा के रूप में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रासायनिक ऊर्जा के रूप में। उष्मा चालक का मात्रक क्या होता है, जो उष्मा चालक होता है, जो उसका मात्रक क्या होता है आपको बताना है। वोट होता है, वोट अपॉन मीटर केल्विन होता है, मीटर अपॉन केल्विन होता है। तो आपको बता दूं उष्मा चालक होता है तो उसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है, वोट अपॉन में क्या होता है, मीटर केल्विन होता है। क्या होता है, वोट अपॉन मीटर केल्विन। बी रोंग हो जाएगा, सी रोंग हो जाएगा, सी डी रोंग हो जाएगा, सी राइट हो जाएगा। वोट अपॉन मीटर केल्विन होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी PYQ क्वेश्चन है एक। तारे के ताप और रंग के बीच का संबंध कौन सा नियम बताता है। आपको बताना है कि तारे के ताप और रंग के बीच का संबंध कौन सा नियम बताता है। प्लांक का नियम, वीन के विस्थापन का नियम, अपवर्तन के नियम द्वारा, या फिर नन ऑफ दिस। आपको बता दूं जो वीन का विस्थापन नियम होता है वो बताता है तारे के ताप। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसको आपको नोट करना है, ये BSF में आया हुआ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
शुद्ध जल व चांदी के लिए कोण कितना होता है? शुद्ध जल व चांदी के लिए जो स्पर्श कोण का मान होता है वो कितना होता है आपको बताना है। शुद्ध जल व चांदी के लिए यहाँ पर स्पर्श कोण थोड़ा मिस्टेक हो गई है, मिसप्रिंटिंग हो गई, स्पर्श कोण लिख लेना आप। जो होता है वो 90 डिग्री होता है, आपको याद रखना है। ये भी PY की क्वेश्चन है, एनडीए में भी आया हुआ है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। शुद्ध जल व कांच के लिए जो कोण होता है स्पर्श कोण वो कितना होता है? 0 डिग्री। इसको भी आपको नोट करना है। और अगला क्वेश्चन क्या है? पारे एवं कांच के लिए जो कोण होता है स्पर्श कोण वो कितना होता है? 138 डिग्री। इसको भी आपको नोट करना है। ये थोड़े चटपटे क्वेश्चन है लेकिन ये एग्जाम में ज़रूर आते हैं। इनका टारगेट होता है एग्जाम में आपके मार्क्स को नेगेटिव करना। अगला क्वेश्चन क्या है? जो प्रतिबाधा होती है, जो प्रतिबाधा होती है, जो XC होता है, जो उसका मात्रक क्या होता है? XC तो क्या होता है? प्रेरणीय प्रतिघात होता है। और जो धारतीय प्रतिघात होता है, जो Z होता है प्रतिबाधा, वो होती है Z R² प्लस का ओमेगा L माइनस का ओमेगा 1/ओमेगा C का होल स्क्वायर, ऐसे होता है। यह प्रतिबाधा का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? ओम होता है। XL का भी ओम होता है, XC का भी ओम होता है, R का भी ओम होता है और Z का भी ओम होता है। इन चारों का ओम ही मात्रक होता है, आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, R परिपथ में यानी प्रतिरोध वाले परिपथ में, यानी R परिपथ वाली में, R यहाँ पे रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है, इसमें जो शक्ति वेव होता है, जो पावर एवरेज वेव होता है वो कितना होता है? VI। क्यों? क्योंकि इसमें थीटा की वैल्यू कितनी होती है? 0। और पावर का फॉर्मूला क्या होता है? VI cos थीटा, VI cos थीटा। और P = VI cos थीटा, cos 0 की वैल्यू 1, तो P बराबर VI हो जाएगा। तो आज के लिए अपन ने लगभग 30 के आसपास क्वेश्चन किया है, 30 के अप्रोक्स क्वेश्चन को सोल्व किया है। तो इन्हीं में से एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन फंसता है, तो इसलिए आपको वीडियो को एंड तक देखना है। मेरे बाद GK सर की भी क्लास आने वाली है, मैथ की भी क्लास आने वाली है, सभी की क्लासें आती है हमारे यूट्यूब चैनल पे, करंट अफेयर की भी। तो आप उन क्लासों को भी देखिए और वीडियो को एक बार लाइक कीजिए, वीडियो को एक बार शेयर कीजिए, कमेंट करके भी बताना है आपको। और कल मिलते हैं अपन नए सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।